नमस्कार। आज स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में मैं निशा श्री आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे किडनी स्टोन, उसके कारण, लक्षण और निवारण के बारे में। और इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर गौरव, जो कि यूरोलॉजिस्ट हैं और हमारे शहर मुजफ्फरपुर में ही कार्यरत हैं। डॉक्टर गौरव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हमने अभी बात की कि किडनी स्टोन, इसके लक्षण, कारण और निवारण के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले आप हमें, हमारे दर्शकों को यही बताएं कि आखिर क्यों होता है ये किडनी स्टोन और कैसे कैसे ये समझें कि किस तरह से इसको पकड़ सकते हैं हम। सबसे पहले तो धन्यवाद इस कार्यक्रम पे बुलाने के लिए। और किडनी स्टोन कैसे बनता है, ये जानने के लिए हम पहले आपको ले जाएंगे क्लास 8 के केमिस्ट्री के लैब में। जी। हम लोग लैब में केमिस्ट्री में एक पानी का घोल बनाते थे, उसमें हम पानी में नमक डालते थे। तो अगर हम पानी जो लेते हैं उसमें अगर हम नमक की मात्रा ज़्यादा कर दें तो वो जो नमक है वो क्रिस्टल या एकत्रित हो जाता है। जी। वैसे ही हमारे शरीर में कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो अगर हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो वो क्रिस्टल फॉर्म हो जाता है और वो स्टोन की तरफ बढ़ता है। जो वो हम क्या कहते हैं, उसको कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, उस मतलब दूसरा हमारे शरीर के अंदर जब कुछ कॉन्सेंट्रेशन लेवल क्रॉस कर जाता है तब। दूसरा क्या होता है कि यदि अगर हम पानी घटा दें तो भी हम देखते हैं कि नमक अगर उतना ही है लेकिन पानी कम हो जाए तो वो भी कंसंट्रेटेड हो जाता है और क्रिस्टल बना देता है। जी। तो ये दो कारण मेन होते हैं जिसके चलते पत्थर बनता है। इसके बारे में हम जब बचाव के बारे में बात करेंगे तब इसमें डिटेल में जाएंगे। पहले हम थोड़ा बताना चाहते हैं कि लक्षण क्या होते हैं, कैसे मरीजों को पता चलेगा कि हमें किडनी स्टोन हो सकता है। जी। जब हम किडनी स्टोन बोलते हैं तो बेसिकली हम 3 ऑर्गन के बारे में बात करते हैं। एक तो जो हमारी किडनी होती है, जी। दूसरा हम यूरेटर बोलते हैं, ये एक नली होती है जिससे किडनी से पेशाब बन के पेशाब की थैली में जाता है। जी। और तीसरा यूरिनरी ब्लैडर या पेशाब की थैली। तो इन तीनों जगह पे जब पत्थर होता है तो मरीज कैसे प्रेजेंट करते हैं। किडनी में जब पत्थर होता है तो जनरली वो दर्द, जो पहला लक्षण होता है जिसके चलते मरीज को लगता है कि ये कुछ है और वो डॉक्टर के पास आते हैं, तो कॉमनली वो दर्द होता है। जी। ये दर्द पीठ की तरफ से शुरू होता है और वो पेट की तरफ आता है। और वो पत्थर कहाँ पे है, किडनी में है या नली यूरेटर में है या थैली में है, इसके अनुसार से दर्द भी होता है। यूरेटर में जब पत्थर फंस जाता है, यानी कि वो पतली नली होती है, तो मरीज को बहुत ही असहाय दर्द होता है, जिसको हमारी भाषा में कोलिकी पेन कहते हैं। और ऐसे में कई बार मरीज को इमरजेंसी में लाना पड़ता है क्योंकि वो दर्द बहुत ही असहाय होता है। इसके अलावा जब वो पत्थर गिर के पेशाब की थैली में आ गया लेकिन वो किसी कारण से बाहर नहीं निकल पाया और बड़ा होता है, तो उसमें जो दर्द होता है वो पेट के निचले हिस्से में होता है। उसके अलावा पेशाब करने में भी मरीज को समस्या हो सकती है, जैसे पेशाब बार बार आना या रात में जल्दी पेशाब करने के लिए उठना। कई बार पेशाब का जो धार होता है वो कम हो जाता है और कभी कभी तो पेशाब बंद भी हो जाता है और उसके लिए कैथेटर लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। जी। तो ऐसे में जैसे आपने जो जो इसके लक्षण बताए, कई बार इसको जैसे डायबिटीज़ भी अभी बहुत ज़्यादा, लगभग सारे लोग इसके प्रभाव में आ चुके हैं। तो कई बार लोग इसको डायबिटीज, अगर उनको दर्द नहीं होता है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो इसको डायबिटीज़ की समस्या समझ लें। तो क्या अगर वो डायबिटीज़ का जाँच कराने जाते हैं तो उन्हें पता चल पाएगा? अगर वो नॉर्मल जाँच कराते हैं तो अगर उनको कभी कोई लक्षण हुआ, जैसे बार बार पेशाब आना, डायबिटीज़ के पेशेंट्स में होता है, और किसी और अन्य कारणों से भी जब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं डॉक्टर, तो उसमें ये पता चल सकता है। इसके अलावा और भी कुछ लक्षण हैं, जैसे कि बुखार आना। अच्छा। अगर किडनी में पत्थर बहुत दिन से है, पेशाब जमा हो गया है, किडनी में सूजन हो गई है, तो मरीज को जाड़े के साथ बुखार आ सकता है। कभी कभी पेशेंट को पेशाब में खून भी आ सकता है, वो भी पत्थर का एक लक्षण हो सकता है। जी। इसका मतलब है कि जब भी आपको कोई भी पेट दर्द से संबंधित समस्या हो तो जो एक डॉक्टर है, यूरोलॉजिस्ट, इनके पास जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो सही तरीके से मरीज़ की जांच कर सके और आगे उनको बता सके कि किस तरह के जांच उनको करवाने चाहिए। जी। तो
अब जब मान लीजिए कि किन्हीं को इस तरह की समस्या होती है तो कई बार पेट दर्द, अगर ये एक ये भी हम देखते हैं कि अगर किसी को कम जानकारी है गांव कस्बों के क्षेत्र में, तो अगर पेट दर्द की समस्या होती है तो वो घबरा जाते हैं। तो क्या पेट दर्द की समस्या, जैसे अपेंडिक्स के में भी यही चीज़ कहा जाता है, या सामान्य पेट दर्द, तो उसमें कुछ फ़र्क वो कैसे समझेंगे इस चीज़ को? कई बार जब पेशेंट को पेट में दर्द होता है तो ज़रूरी नहीं डायरेक्ट यूरोलॉजिस्ट के पास ही आए, वो प्राइमरी फिजिशियन या कई बार सर्जन के पास जाते हैं जी। उनकी जो जांच होती है उसमें प्रायः अल्ट्रासाउंड लोग कराते हैं या यूरिन का जांच कराते हैं। अल्ट्रासाउंड में हमें पता चलता है कि पेशाब की नली में या किडनी में या पेशाब की थैली में पत्थर है जी। फिर हमें पता चलता है कि वो पत्थर कितना बड़ा है, क्या पत्थर एक ही है या एक से ज़्यादा है, पत्थर का साइज़ कितना है, छोटा है बड़ा है, पत्थर की वजह से क्या किडनी में कोई सूजन तो नहीं आ रहा है। इसके अलावा जनरली जो प्राइमरी फिजिशियन होते हैं वो यूरिन की भी जांच कराते हैं, उससे हमको पता चल जाता है कि यूरिन में इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई खून का कण तो नहीं आ रहा है, या कोई स्पेसिफिक क्रिस्टल तो नहीं है जिनसे मिलकर ये बड़ा पत्थर बना है। तो ये जानकारी उससे मिलती है। और जैसे आपने अपेंडिक्स का नाम लिया तो वो कई बार वो मिमिक करता है इन चीज़ों को, लगता है कि उनका भी लक्षण ऐसा हो सकता है। तो लेकिन जब हम प्राइमरी अल्ट्रासाउंड वगैरह करते हैं तो उसमें आ जाता है, और फिर जो फिजिशियन या सर्जन होते हैं वो इन केसेस को यूरोलॉजिस्ट के पास रेफर कर देते हैं। मतलब अगर कोई भी मरीज़ है इस तरह का, किसी तरह की शंका है, तो वो डॉक्टर के पास जाएं, जांच जो उनको बताया गया वो जांच फॉलो करते हैं तो उनको अपना जो सटीक समस्या है वो पता चलता है। ये पता चल जाने के बाद फिर आपका क्या सुझाव होता है? अगर सर्जरी करने की स्थिति नहीं है तो किस तरह की सावधानी उनको बरतनी चाहिए? जब मरीज हमारे पास रेफ़र होते हैं तो ज़्यादातर केसेस में उनके पास अल्ट्रासाउंड, यूरिन की जांच, किडनी फंक्शन टेस्ट, क्रिएटिनिन यानी कि किडनी उनका कैसा काम कर रहा है, इतनी जानकारियाँ होती है। अगर किडनी का पत्थर बहुत छोटा है जैसे 5 मिलीमीटर तक और किडनी में कोई सूजन नहीं है तो इसमें 80% चांस होता है कि ये जो पत्थर है ये दवाओं के द्वारा ही निकल जाएगा और हम जो पानी वगैरह ज़्यादा पीने के लिए बोलते हैं उससे निकल जाएगा। इन परिस्थितियों में जनरली हम आगे कोई जांच नहीं कराते हैं और हम इसे मेडिकल एक्सपल्सिव थेरेपी बोलते हैं। हम उनको दवाइयाँ देते हैं जिससे वो जो नली यूरेटर है वो थोड़ी सी ढीली हो जाती है और पत्थर के निकलने में मदद मिलती है। हम उन्हें अल्कलाइज़र वगैरह देते हैं और पेन किलर देते हैं और जनरली फिर पेशेंट का पत्थर निकल जाता है। इसमें हमको आगे ज़्यादा फिर तुरंत जांच की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर पत्थर 5 से 8 मिलीमीटर का होगा तो हमारे पास 50% चांस ही होता है कि ये खुद से निकलेगा। और इसमें हमको फिर अगर किडनी में साथ में सूजन है या मरीज को बुखार आ रहा है तो हम इनका फर्दर आगे IVU या CT स्कैन, CT यूरोग्राफी की जाँच करते हैं ताकि हमें और डिटेल में पता चल सके पत्थर का कितना साइज़ है, क्या ये दवाओं से निकल सकता है या सर्जरी की ज़रूरत होगी। जनरली 5 से 8 मिलीमीटर का पत्थर है उसमें 50% चांस होता है। 8 से जो 10 मिलीमीटर का पत्थर होता है उसमें 30% चांस होता है कि खुद से निकल जाए। और 10 मिलीमीटर से ज़्यादा बड़े पत्थरों में प्रैक्टिकली मतलब लेस देन 5% चांस होता है कि वो खुद से निकल पाएगा। उसके लिए हम लोग को ज़्यादातर सर्जरी की ही ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल। तो जैसा अभी आप बता रहे थे पानी पीना या फिर, तो इससे जुड़ा मेरा एक सवाल आया कि क्या ये लाइफस्टाइल बेस्ड प्रॉब्लम भी है कि अगर कोई, जैसे आजकल लोग हैं ना जिम जा रहे हैं, बहुत तरह का प्रोटीन शेक पी रहे हैं, कई तरह की जो मल्टीविटामिन दवाइयाँ हैं ये उपलब्ध हैं, तो ओवरऑल जो लाइफस्टाइल है ये कितना ज़्यादा मैटर करता है इस समस्या के लिए? इसमें हम आते हैं क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किडनी के पत्थर को हम होने से कैसे बचाएं। तो उसमें जब हम जाएंगे तो इसको डिटेल में फिर बताएंगे। इससे पहले बस हम एक ब्रीफली आपको सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में बता देना चाहते हैं क्योंकि वो ट्रीटमेंट का पार्ट फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। पत्थर कहाँ पे है और कितना बड़ा है ये बहुत ज़रूरी होता है इलाज को करने के पहले। पहले के ज़माने में हम लोग एक छोटे से पत्थर के लिए बड़ा सा चीरा देते थे। अब जो टेक्नोलॉजी है वो यूरोलॉजी में भी काफ़ी एडवांस हो गई है। हम 2 मिलीमीटर से जो 2 सेंटीमीटर से छोटा पत्थर है उसको अब हम बिना चीरे के ही निकाल देते हैं, मतलब छोटा चीरा भी नहीं लगता है। हम पेशाब के रास्ते से ही, अगर वो यूरेटर या पेशाब की नली में पत्थर है तो URSL सर्जरी बोलते हैं और बिना किसी सर्जरी, बिना किसी चीरा दिए हुए उस पत्थर को हम लोग निकाल देते हैं। पेशेंट के शरीर में छोटा भी चीरा नहीं होता है और मरीज अगले दिन घर जाने को तैयार होता है। और वो नॉर्मल जो अपनी नौकरी पेशा है तो वो अगले दिन से 2 दिन से वो कर सकते हैं।
अगर पत्थर किडनी में है और 1.5-2 सेंटीमीटर का है तो उसको भी हम बिना किसी छोटे चीरे के भी कर देते हैं। दूरबीन से ही हम RIRS नाम की सर्जरी होती है और दूरबीन से ही हम उसको करके लेजर से उसको पूरा चूरा बना देते हैं और पत्थर निकल जाता है। अगर थोड़ी बड़ी पत्थरी है उसके लिए भी ओपन सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। एक PCNL नाम की सर्जरी होती है जिसमें हम बहुत छोटे से छेद से उस पत्थर को निकाल देते हैं और मरीज़ 2 से 3 दिन में घर चले जाते हैं। और मरीज़ को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है कि उसका काम का लॉस नहीं होता है, वो बहुत जल्दी रिकवरी होती है और अपने काम पे जल्दी जाते हैं। जी, ये एक तरह से है कि उनको जो पहले एक समय का डर लगता था, नौकरी छूट जाने का डर लगता था, ये डर बिल्कुल नहीं है। इससे एक और बात जुड़ी हुई आती है कि कोई भी ऑपरेशन या डॉक्टर की जो जांच होती है वो खर्चीली होती है। आयुष्मान भारत जो भारत सरकार के द्वारा जो कार्ड उपलब्ध कराया जाता है उसके अंतर्गत ये इलाज किया जा सकता है। हम लोग किडनी से या यूरेटर ब्लैडर जो भी बता रहे थे, ये सारे ऑपरेशन आयुष्मान भारत के अंतर्गत पूरी तरह मुफ्त में होता है। सिर्फ आपके पास अवेलेबल कार्ड होना चाहिए और ये सब कुछ फ्री में होता है और इसका लगातार हमारे सारे मरीज इसका लाभ भी उठा रहे हैं काफ़ी समय से। ये इसके लिए बस उनको जो सरकारी अस्पताल है वहाँ या फिर वो किसी नहीं, हम सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी ये कर रहे हैं जो इस पैनल में आते हैं आयुष्मान भारत के। बस प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए और हम लोग उसका काफ़ी अच्छे से इलाज करते हैं और सारा खर्चा सरकार उठाती है। जी, तो आप कह रहे थे कि ये सर्जिकल पार्ट हो गया और इसके बाद आप बताएंगे कि इससे बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो बचाव के लिए हम फिर से अपने केमिस्ट्री लैब में जाते हैं, जो भी हम एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे थे कि या तो पानी कम हो जाता है या वो सॉल्यूट ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हम पहले पानी की कमी की तरफ आते हैं। पानी की कमी कई कारणों से हो सकती है। एक सिंपल कारण होता है जो किसी आदमी की दिनचर्या या हैबिट हम बोलते हैं। किसी आदमी को पानी कम पीने की आदत होती है तो वो इस चीज़ के लिए प्रोन होते हैं कि उनको पत्थर बार बार बन सकता है। तो उनको या तो कोई उनको याद दिला दें या वो खुद से ही इस चीज़ के लिए जागरूक हो जाएं कि हमको पानी ज़्यादा पीना है। कम से कम 10 से 12 ग्लास तो ज़रूर ही पिएं। और कैसे पता चलेगा कि हम पानी कम पी रहे हैं या ज़्यादा? अगर आपका पेशाब गाढ़ा है मतलब हम पानी कम पी रहे हैं। अगर आपका पेशाब साफ है तो इसका मतलब हम पानी उपयुक्त मात्रा में पी रहे हैं। दूसरा कारण होता है पानी कम होने का शरीर में। अगर हम किसी ऐसे इन्वायरमेंट में काम करते हैं जहाँ बहुत गर्मी है, जैसे अभी का मौसम है, या जो लोग आउटडोर में काम करते हैं उन लोगों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। तो उन लोगों को और भी ज़्यादा पानी पीना चाहिए। कभी कभी कुछ ऐसी बीमारियां होती है जो कि उतनी कॉमन नहीं है, कोई आंत की बीमारी या किसी बीमारी जिसमें लोग को बार बार दस्त होता है या उल्टियां ज़्यादा होती हैं, तो हमारे शरीर से पानी का लॉस होता है। ऐसे लोगों को भी एक्स्ट्रा पानी पीने की ज़रूरत है। साथ में हमें ये ध्यान देना होगा कि हम क्या नहीं पिएं। तो हमारे काले रंग के जो कोला ड्रिंक्स होते हैं वो हमें कम करनी चाहिए। जिनको पत्थर बनने की शिकायत होती है वो कम लेना चाहिए। या फिर एक कोकोआ पाउडर होता है जो कि कॉफ़ी में यूज होता है, तो या कॉफ़ी या चॉकलेट शेक जो बनता है, इन चीज़ों का भी कंजम्पशन उन लोगों को कम करना चाहिए। अच्छा, तो ये जो खान पान से संबंधित जो भी चीज़ें हैं कि पानी अगर आप लगातार पीते रहते हैं, और तो जैसे मैंने कहा कि गर्म क्षेत्र के बारे में भी आपने कहा था कि जहां आपको बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा है, तो आजकल तो मोस्टली लोग जिम जा रहे हैं और पसीना बहाना अपना एक समझते हैं कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत सही है। तो उन लोगों को किस तरह की, वो लोग तो प्रोटीन शेक भी पीते हैं और इस तरह के जूस भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, उनको किस तरह से? उन लोगों को भी अपने जितना लेवल है जो तो डिहाइड्रेशन में नहीं जाना चाहिए। अगर आप 1 घंटे व्यायाम करते हैं तो उसके दौरान भी आपको बीच बीच में एडिक्वेटली हाइड्रेटेड रहना चाहिए, काफ़ी मात्रा में पानी पीना चाहिए। और अब हम बता रहे हैं जैसे आप प्रोटीन शेक की बात कर रही हैं, तो जो दूसरा पार्ट मेरा था एक्सपेरिमेंट का कि जो हम क्रिस्टल बनता है, जैसे नमक का उदाहरण दे रहे थे कि नमक बढ़ जाता है, तो शरीर में पत्थर जब हम देखते हैं तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो पत्थरों में पाया जाता है। प्रायः जो किडनी पत्थर होता है वो कैल्शियम ऑक्सलेट का बनता है, कुछ में फॉस्फेट्स होते हैं और कभी कभी यूरिक एसिड के भी पत्थर बनते हैं। तो ऐसे खाद्य पदार्थ जिनको खाने से इन क्रिस्टल्स की मात्रा बढ़ती है वो हमें कम करना होगा। तो वो कौन से खाद्य पदार्थ हैं? तो उसमें सबसे पहले आता है पालक में ऑक्सलेट की मात्रा बहुत होती है। या ऐसी हरी पत्तियाँ जो साग हुए जिसमें हरी पत्तियाँ होती हैं उसमें ऑक्सलेट की मात्रा ज़्यादा होती है। तो पालक या ऐसी पत्तियाँ जिसमें ऑक्सलेट की मात्रा ज़्यादा हो वो चीज़ हमें कम लेना चाहिए। इसके अलावा
अगर हम नॉन वेजिटेरियन खाना ज़्यादा खाते हैं तो उससे भी फॉस्फेट और अदर यूरिक एसिड इनका निर्माण होता है ऐसे क्रिस्टल्स का, तो वो भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। जैसे जिम वाले लोग आप बताएं ज़्यादा लेते हैं प्रोटीन, तो अगर उनका मसल बिल्डअप हो रहा है तब तो ठीक है, लेकिन उसमें भी उनको लिमिटेशन में लेना चाहिए। अगर वो प्रोन है तो कम करना चाहिए, अगर उनको पहले पत्थर बन चुका है तो इसका अमाउंट भी कम करना चाहिए। इसके अलावा जैसे अभी चोको पाउडर, कोकोआ पाउडर का जिक्र किया, तो केक या पेस्ट्री जो बनी होती है या चॉकलेट बिस्किट, तो इन चीज़ों का भी कंजम्पशन हमें कम करना चाहिए। इसके अलावा देखने में आया है कि जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसको भी हमें कम खाना चाहिए क्योंकि वो पत्थर बना सकता है। इससे जुड़ा हुआ कुछ भ्रांतियाँ भी होती हैं, कॉमन चीज़ें जो लोग कई बार ज़रूरत नहीं होती है और पेशेंट उसको नहीं खाते हैं कि नहीं इससे पत्थर बनता है जी। तो उसमें सबसे पहले टमाटर आता है। लोग बोलते हैं टमाटर खाने से पत्थर बनता है जी। ये बिल्कुल गलत भ्रांति है, ऐसा नहीं होता। टमाटर के बीजों के बारे में ये भ्रांति जी, टमाटर के बीज या कोई और भी बीज लोग बोलते हैं, जैसे भिंडी हुई तो लोग बोलते हैं इसका बीज किडनी में चला जाता है और ये फिर पत्थर बनाता है। ये संभव नहीं है क्योंकि तो जो आयरन युक्त जो पानी होता है उसमें भी ये समस्या होती है? वो पानी के उस पर डिपेंड करता है, लेकिन जहाँ तक ये बीज की सब्जियां हैं उसमें जो मतलब उनका निकलने का रास्ता बिल्कुल अलग है, वो आंत के द्वारा मल से निकल जाता है, वो किडनी में नहीं जा सकता है। तो हम हरी सब्जियां बिल्कुल खा सकते हैं क्योंकि उसके कंजम्पशन से पत्थर बनने में दिक्कत नहीं होती है। और हमें पीने में साइट्रिक जूसेस जो होते हैं ऑरेंज का या फिर नींबू पानी, ये पीने से भी पत्थर की कमी होती है, तो ये हमें कंजम्पशन करना चाहिए ज़्यादा। तो ये जो भ्रांतियां हैं, जिन जिन खाद्य पदार्थों के प्रति भ्रांतियां हैं, अगर उनको भी हम एक सीमित मात्रा में खाते हैं तो ऐसा कुछ नुकसान नहीं होगा। जो भ्रांति इस तरह से है कि बिल्कुल ही नहीं खाना है, ये सिर्फ एक भ्रांति है और इसलिए जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और जैसा मैंने कहा था कि पानी कि आयरन युक्त जो पानी है जो हम चापानल से लेते हैं या जो घर पे डायरेक्ट पानी आता है, तो उसके लिए भी कई बार लोगों को लगता है और इसकी वजह से लोग आरओ का इस्तेमाल ये सब करने लगते हैं, लेकिन कहते हैं कि आरओ और आपके पानी का जो है वो जो उसके पोषक तत्व हैं वो उसको ख़त्म कर देता है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है किसी भी बीमारी या किसी भी भोज्य पदार्थ को लेकर। अगर आप एक सामान्य जीवन जो है, एक स्वस्थ जीवन वो व्यतीत करते हैं तो कोई समस्या नहीं होगी। एक बात और आपने चर्चा के दौरान कही थी सोने से रिलेटेड कि आप बहुत लंबे समय तक सो रहे हैं, आपकी किडनी में स्टोन है, तो ये कैसे असर करता है, इस बारे में विस्तार से बता दें। जिन लोगों को पत्थर बन चुका है या वो प्रोन है पत्थर बनने के लिए, तो हम जनरली अगर 6 से 8 घंटे का हमारा समय होता है सोने का, तो एक लंबा समय हो सकता है जब हम डिहाइड्रेटेड रहते हैं। तो अगर हम सोने के पहले थोड़ा पानी पी लें तो उसमें फ़ायदा ये होता है कि हम एक बार पेशाब करने के लिए उठते हैं और उस समय किडनी से जो उसमें टॉक्सिक मटेरियल से फ्लश आउट हो जाता है यूरिन के द्वारा, और हम एक बार पानी भी पी लेते हैं। दूसरा, जब हम बैठे रहते हैं तो ग्रेविटी से भी यूरिन नीचे आता है, सोए रहने में भी स्टैसिस होता है जी, तो उसमें भी वो फ़ायदा करता है। आप एक बार उठ जाते हैं तो इसलिए वो फ़ायदेमंद होता है। तो अगर हमको पत्थर बनने की संभावना ज़्यादा है या पहले बन चुकी है तो हमें रात में भी एक बार उठ के पानी पी लेने से कोई समस्या नहीं है, उससे फ़ायदा ही होता है। और जैसे ये तो ये लाइफस्टाइल से रिलेटेड हो गई, और ये ग्रेविटी वाली बात, मतलब एक तरह से देखें तो हम एक्टिव रहते हैं तो भी हम इन समस्याओं से बच सकते हैं। लेकिन किडनी जो हम लोग देखते हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ अगर किन्हीं को है तो उनको किडनी संबंधी बीमारियां होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो क्या ये है कि अगर किसी को किडनी स्टोन है तो फिर वो दूसरी बीमारियों को जन्म दे सकता है? हाँ, किडनी स्टोन की वजह से कई बार क्या होता है कि हम कोई मेडिसिन लेते हैं या अल्टरनेटिव मेडिसिन में चले जाते हैं या कुछ ऐसा घास फूस या कुछ ऐसा जड़ी बूटी के चक्कर में चले जाते हैं। उससे फ़ायदा होता है या नहीं होता है ये तो अलग चर्चा की विषय है। हमारा बस ये करना होता है कि आप उसको 2 से 3 महीने के बाद एक बार अल्ट्रासाउंड करा के कंफर्म कर लें कि वो आपके शरीर में तो नहीं रह गया, वो निकलता है या नहीं निकलता है, उससे वो कंफर्म हो क्योंकि जाएगा। कई बार ऐसा हो सकता है क्या कि दर्द ना हो, पता ही ना चले पेशेंट जी, को? कई बार क्या होता है कि दर्द नहीं होता है और वो मरीज के लिए ज़्यादा घातक होता है। अगर दर्द पत्थर निकल जाने के चलते नहीं होता है तब तो वो अच्छी बात है, लेकिन अगर किडनी में पत्थर रह गया और दर्द नहीं हो रहा है तो कभी कभी 2 से 3 महीने में ही वो पूरे किडनी को ख़राब कर देता है।
और हमें उस समय बहुत दुख होता है जब हम एक छोटे से पत्थरी के लिए एक पूरा किडनी गंवा देते हैं जी। और हमको फिर वो किडनी निकालना पड़ता है। तो इसलिए आप किसी भी पद्धति से अपना इलाज करा रहे हैं, आप बस ये श्योर कर लें एक रिपीट अल्ट्रासाउंड करा के कि आपका पत्थर निकल कि चुका वो पूरी है। तरह से अब निकल जी, चुका है। बिल्कुल। ये भ्रांति है कि नहीं, ये तो आप ही बता सकते हैं कि क्या अगर स्टोन, किडनी स्टोन है और अगर किडनी संबंधी समस्या है तो वो कैंसर होने का खतरा की तरफ ले जाती है क्या? ऐसा कुछ संभावना होता है? कई बार वो अगर पत्थर ब्लैडर में आ जाता है तो फिर अगर बहुत लंबे समय तक रहता है तो फिर उसके चेंजेस से रेयरली ऐसा हो सकता है। उससे संबंधित दूसरी बीमारियां होती हैं जी। वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे किडनी खराब होना, किडनी में पानी जम जाना, किडनी में सूजन आ जाना या किडनी में पस हो जाना। जी। तो इन चीज़ों एक को तरह से वो हमें देखना चाहिए। इन्फेक्शन से जुड़ी हुई जी, समस्या जो होती जी। है वो होती है। और जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनमें किडनी संबंधी समस्या ज़्यादा देखी जा रही है और औरतों में बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। इसका कोई विशेष कारण है? डायबिटीज़ जो है वो एक ऐसी बीमारी है, खतरनाक बीमारी, जो शरीर के करीब हर हिस्से को प्रभावित करता है। तो ऐसे लोगों में इन्फेक्शन के भी चांस ज़्यादा होते हैं। तो इसमें पाइलोनेफ्राइटिस करके एक बीमारी होती है जो कि किडनी में सूजन और इन्फेक्शन होता है जी। जो कि डायबिटीज़ मरीजों में ज़्यादा हो सकती है। जी। इसके अलावा डायबिटीज़ के चलते मेडिकल रीनल डिजीज़ हम बोलते हैं, वो किडनी को ख़राब करता है और किडनी काम करना कम कर देता है। तो हमारा ये सलाह होता है जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं वो नेफ्रोलॉजिस्ट से लगातार सलाह में या अपने फिजिशियन से, मेडिसिन के डॉक्टर से लगातार सलाह में रखें। और जब वो बताते हैं 6 महीने 1 साल पे अपना क्रिएटिनिन का जांच और एक बार अल्ट्रासाउंड जरूर करा लिया करें कि आप मेडिकल रीनल डिजीज़ की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। जी। अच्छा, एक और चीज़ देखी जाती है जिनको भी किडनी की समस्या, मतलब पथरी नहीं, उनका किडनी खराब हो गया है अगर, और उनको डायबिटीज़ है तो पानी की मात्रा उनको बहुत कम पीने कहा जाता है। इसके पीछे क्या कारण है? ये आपका किडनी जब खराब होता है तो वो ठीक से फिल्टर नहीं कर पाता है ब्लड को। तो उस कंडीशन में जो नेफ्रोलॉजिस्ट या फिजिशियन आपको सजेस्ट करते हैं जी। तो जितनी मात्रा में वो बताते हैं उतना ही पानी आपको पीना चाहिए। बिल्कुल। ये किडनी की समस्या का जो ये पहलू है ये बिल्कुल अपने पहली बात को दूसरी बात से बिल्कुल उलट देता है कि अगर आपको पथरी है तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीनी चाहिए, लेकिन एक बार अगर आपकी किडनी खराब हो गई तो फिर वही पानी एक सीमित मात्रा में ही आपको पीना चाहिए। और जी, ये पेशेंट से पेशेंट पे निर्भर करता है कि उसका क्या प्रोफाइल है। अच्छा, उस हिसाब से हम जैसे सलाह जब मैंने महिलाओं का नाम लिया तो महिलाओं में भी जो हमने सुना है, जो इसकी तथ्यात्मक जानकारी है वो आपके थ्रू ही हमें मिल पाएगी कि यूरिन इन्फेक्शन की समस्या, यूटीआई इन्फेक्शन की समस्या अगर महिलाओं को बहुत ज़्यादा है तो उनके अंदर भी किडनी संबंधी जो समस्या है वो ज़्यादा देखी जाती है कि उनको धीरे धीरे फिर वो दवाइयों की वजह से किडनी की समस्या। तो क्या ये बात सही है कि यूटीआई इन्फेक्शन में कंज्यूम किए जाने वाले दवाई की वजह से भी किडनी में प्रॉब्लम होती है? नहीं, ये इसमें एक्चुअली होता क्या है कि महिलाओं का पेशाब का रास्ता छोटा होता है, इसलिए वो बैक्टीरिया के लिए आसान होता है उनके शरीर में या ब्लैडर में या यूरिनरी सिस्टम में प्रवेश करना। इसलिए उनको बार बार यूटीआई की समस्या होती है और बार बार यूटीआई होने से, इन्फेक्शन का सोर्स होने से फिर इन्फेक्टिव स्टोन या ऐसा कुछ बन सकता है। वो एक अलग बात है। उसकी दवा से क्या प्रभाव पड़ सकता है वो बिल्कुल एक अलग विषय है। हम बहुत सारी ऐसे दवाएं हैं जैसे जो हम ऑन द मार्केट से खुद से पेन किलर लेके खाते हैं, तो उनमें बहुत सारे ऐसे पेन किलर्स हैं जो कि किडनी पर प्रभाव डालते हैं, या कोई ऐसे भी अलग अलग दवाइयाँ हैं जो डालते हैं। तो इसलिए जिनको ऐसी बीमारी है, किडनी की बीमारी है या उनको स्टोन हो गया है, या तो उनको डॉक्टर के सलाह के बिना ओवर द काउंटर मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। या फिर यूँ कहें कि जो अक्सर हमारी आदत होती है सर दर्द, पेट दर्द, और हम बाजार से खरीद के कोई पेन किलर ले लेते हैं, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि हो सकता है भविष्य में ये इस तरह की समस्या को उत्पन्न कर सके हमारे लिए। बिल्कुल। और इसके अलावा आप क्या सलाह देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि वो सामान्य रूप से अगर उनको किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, या फिर अगर उनको अभी तक नहीं है लेकिन उनके घर में जेनेटिकली ये चीज़ देखा जा रहा है कि उनके घर में पथरी की समस्या हुई है लोगों को, तो उनको किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए? इसमें जेनेटिक जो कारण होता है वो रिनल स्टोन में कम होता है, लेकिन होता है। ऐसे में आप उसको रोक नहीं सकते हैं। अगर आपके माता पिता से जीन आया है, कुछ ऐसी बीमारियां हैं, तो वो आपको फिर होगा ही। दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपका जनरल जो खाना पीने का जो प्रयोग होता है घर में, तो
तो बड़ों में है, बच्चे भी वही खा रहे हैं, उसमें ऐसे पदार्थ हैं जिससे किडनी में स्टोन बन सकता है, तो उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जी। नॉर्मल जो हम लोग 3-4 मुख्य बातें बोलते हैं उसमें है कि पानी का जो सेवन है वो पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, मिनिमम 10 से 12 ग्लास, 4 लीटर से अधिक भी पी लें तो अच्छी बात है। और हमें नॉनवेज कम खाना चाहिए, अगर जब ये चीज़ें खाते हैं तो उस समय हमको पानी की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। अगर हम जो कोकोआ पाउडर वाले पदार्थ हैं उसको कम लेना चाहिए, पालक कम लेना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स कम लेना चाहिए। और इसके अलावा अगर आपको पत्थर हो गया है तो आप उचित डॉक्टर से, जो यूरोलॉजिस्ट हैं, उनसे सलाह लें, या आप किसी अन्य डॉक्टर से भी सलाह लेते हैं तो आपका पत्थर निकला या नहीं निकला इसका डॉक्यूमेंटेशन जरूर करा लें, रिपीट अल्ट्रासाउंड करा के, ताकि आपका जो बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन है किडनी वो सेफ रहे। हमें इस चीज़ का बहुत दुख होता है अगर हमें पत्थर के चलते किडनी खराब पाई जाती है और उसे निकालना पड़ता है। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर गौरव ने हमें जानकारी दी किडनी में जो पत्थरी होती है उसके संबंध में, और किडनी की और समस्या जो इससे जुड़ी हुई है उसके संबंध में भी। और एक जो हमें समझ में आया कि अगर हम एक जो संतुलित आहार है, संतुलित जीवन है, वो अगर हम अपनाए रखते हैं तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। और कैसे एक मामूली सा पत्थर आपकी पूरे किडनी को ख़राब कर सकता है। और जैसा डॉक्टर खुद कह रहे थे कि उन्हें बहुत अफसोस होता है जब एक मामूली पत्थर को नज़रअंदाज करने की वजह से पूरा का पूरा किडनी ख़राब हो जाए। तो दर्शकों, डॉक्टर गौरव से आपको जो जानकारी मिली है इसका लाभ आप अवश्य उठाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है, और अपने आप को बचा कर रखेंगे। अगर जेनेटिकली आपके घर में किडनी में पथरी होने की समस्या लोगों को है तो आपको खतरा हो सकता है, और सावधानियां बरत के आप इससे बच सकते हैं। डॉक्टर गौरव, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे दर्शकों के लिए दिया। दर्शकों, यह कार्यक्रम मैं यहीं समाप्त करती हूँ। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।